बच्चों, अपन ने इससे पहले जो बात की थी वो साम्य के आशय की बात की थी, बाजार संतुलन की बात की थी और बाजार संतुलन के जो घटक थे उनमें मांग पक्ष की बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्ति पक्ष की। तो पूर्ति पक्ष की जब अपन बात करते हैं तो हमारे सामने फिर वही 3 प्रश्न उठते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य क्या होगा, किसी वस्तु की पूर्ति क्यों की जाएगी और वस्तु की पूर्ति के लिए कितना मूल्य लिया जाएगा। तो इसकी बात करने के लिए हम देखते हैं कि कोई भी उत्पादक है वो उत्पादन करता है तो उसको लागत वहन करनी पड़ती है और जिसे प्राप्त करने के लिए वस्तु की पूर्ति करता है और उस पूर्ति को करके मूल्य प्राप्त करता है ताकि वो अपनी लागत को प्राप्त कर सके। परंतु 2 बातें और विशेष रूप से ध्यान रखनी है, अल्पकाल और दीर्घकाल। उत्पादक अपनी वस्तु का जो मूल्य है वो अल्पकाल में सीमांत लागत से कम नहीं कर सकता और दीर्घकाल में उसे उसका जो मूल्य है वो औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उत्पादक अपना उत्पादन वहीं बंद कर देगा। ये बात हुई आपकी पूर्ति पक्ष की। अब हम बात करने जा रहे हैं पूर्ति अनुसूची की। जैसे अपन ने मांग अनुसूची की बात की, वही पूर्ति अनुसूची की बात कर रहे हैं। पूर्ति अनुसूची और मांग अनुसूची में फर्क है। मांग अनुसूची में तो अपन जो विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा और यहाँ पर विभिन्न कीमतों पर उत्पादक द्वारा बेची जाने वाली मात्रा पूर्ति अनुसूची कहलाती है और उन सभी जितने भी उत्पादक हैं उनके द्वारा की गई बिक्री या जो बेचने के लिए वो तैयार हैं उसका योग कर दोगे तो वो बाजार पूर्ति आ जाएगी। अब आपके सामने एक रेखाचित्र वो बना रखा है, सारणी बना रखी है। अब इस सारणी के अंदर 5 रुपये कीमत पर ए की द्वारा की जाने वाली पूर्ति 0 है, बी के द्वारा की जाने वाली पूर्ति 1 है, सी के द्वारा की जाने वाली पूर्ति 1 है। 10 रुपये पर ए के द्वारा 0, बी के द्वारा 2, सी के द्वारा 3। 15 रुपये पर ए के द्वारा 1, बी के द्वारा 3 और सी के द्वारा 5। 20 रुपये पर ए के द्वारा 3, बी के द्वारा 5 और सी के द्वारा 7। 25 रुपये पर ए के द्वारा 5, बी के द्वारा 8 और सी के द्वारा 10। 30 रुपये पर ए के द्वारा 8, बी के द्वारा 10 और सी के द्वारा 13। और अगर अपन इसकी बाजार पूर्ति की बात करें तो 5 रुपये पर 2 यूनिट, 10 रुपये पर 5 यूनिट, 15 रुपये पर 9 यूनिट, 20 रुपये पर 15 यूनिट, 25 रुपये पर 23 यूनिट और 30 रुपये पर 31 यूनिट। कहने का जो तात्पर्य है वो यह है कि कीमतें बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमतें घटेगी पूर्ति भी घटेगी। वस्तु की कीमत और बाजार पूर्ति में क्या होगा, सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होगा। अब आपके सामने इसका रेखा चित्र आता है। अब आप इस रेखा चित्र को देखिए। अब आप इस रेखा चित्र को देखेंगे तो ये बाजार पूर्ति वक्र का है। आपको दिख रहा है होगा कि ये वक्र पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, जबकि मांग वक्र ऋणात्मक होता है। इसके अलग अलग जो मैंने ए बी सी के जो वक्र हैं वो आपको अलग अलग नोट्स में बना के दी हैं। अब आप इस वक्र को देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखेगा कि पूर्ति का वक्र जो होगा वो धनात्मक है। अब इसमें ओ अक्ष पर क्या है, वस्तु की मात्रा, और ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत है। अब यहाँ पर एक बात और है कि ओपी कीमत पर बाजार में ओ क्यू वस्तु की पूर्ति की जाती है, जिसे क्या कहेंगे अपन, बाजार पूर्ति कहेंगे। कीमत के बढ़ने पर उत्पादक क्या करता है, वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि करता है। अब जैसे जैसे कीमत बढ़ती है पूर्ति भी बढ़ती है, अर्थात कि वस्तु की कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध होता है और पूर्ति वक्र का जो ढाल है वो कौन सा होता है, धनात्मक होता है। ये मैंने आपको दोनों पक्ष बता दिए, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष। अब मैं अगले बिंदु की ओर आ रहा हूँ कि मांग और पूर्ति का संतुलन कहाँ होता है। देखो, हमने मांग पक्ष का भी विश्लेषण किया, पूर्ति पक्ष का भी विश्लेषण किया। अब इन दोनों विश्लेषणों से एक बात क्लियर हो गई कि वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता होती है उसके मूल्य की उच्चतम सीमा होती है, और जबकि पूर्ति पक्ष में क्या है कि वस्तु की सीमांत लागत उसके मूल्य की निम्नतम सीमा होती है। आप वस्तु कितने मूल्य पर खरीद सकते हो, जो आपकी को लगता है कि इसकी सीमांत उपयोगिता इतनी है उतने ही मूल्य पर आप वस्तु खरीद सकते हो, परंतु बेच कितने पे सकते हो, जितनी उसकी लागत है। उससे लागत से नीचे आप उस वस्तु को नहीं बेच सकते। अब
वस्तु का जो वास्तविक मूल्य है वो इन दो सीमाओं की उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो जाए। अब क्रेता क्या चाहता है? क्रेता ये चाहता है कि वो कम से कम मूल्य दे और विक्रेता ये चाहता है कि वो अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करे। अतः मांग और पूर्ति के साम्य बिंदु पर वास्तविक कीमत निर्धारित होती है, जहाँ पर क्या होगा, क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट हो सकेंगे। उस साम्य बिंदु पर निर्धारित कीमत को क्या कहेंगे? साम्य कीमत या संतुलन मूल्य कहते हैं। और इस कीमत पर जो वस्तु की मात्रा है वो साम्य मात्रा या संतुलन मात्रा कही जाती है। अब आपको आगे एक सारणी दिख रही है। अब इस सारणी में देखिए आप एक चीज़ कि आपको अक्ष वस्तु की कीमत दे रखी है और अक्ष वस्तु की मांग और अक्ष वस्तु की पूर्ति दे रखी है। अब देखिए 5 रुपये पर अक्ष वस्तु की मांग कितनी है? 25, पूर्ति 2 इकाई। 10 रुपये पर अक्ष वस्तु की मांग 22 इकाई और अक्ष वस्तु की पूर्ति 5 इकाई। 15 रुपये पर अक्ष वस्तु की मांग 18 इकाई और वाई अक्ष वस्तु की पूर्ति 9 इकाई। 20 रुपये पर अक्ष वस्तु की मांग 15 इकाई और अक्ष वस्तु की पूर्ति 15 इकाई। 25 रुपये पर अक्ष वस्तु की मांग 9 इकाई और अक्ष वस्तु की पूर्ति 23 इकाई। 30 रुपये पर अक्ष वस्तु की मांग 6 इकाई और वो अक्ष वस्तु की पूर्ति 31 इकाई। अब आप देखिए जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई मांग घटती गई और पूर्ति बढ़ती गई, यानी मांग में ऋणात्मक और पूर्ति धनात्मक। अब एक चीज़ देखिए 20 रुपये के ऊपर मांग भी 15 इकाई है और पूर्ति भी 15 इकाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? साम्य कीमत 20 रुपये और साम्य कीमत क्या होगी? 20 रुपये और साम्य मात्रा या संतुलन मात्रा 15। अब आप आ जाइए नीचे जो डायग्राम बना रखा है इस डायग्राम पे। अब इसमें क्या है? ओ अक्ष पर वस्तु की मांग और पूर्ति को दर्शाया है और जबकि ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर जो डी डी वक्र है वो क्या है? मांग को व्यक्त कर रहा है और जबकि एस एस वक्र है वो पूर्ति को व्यक्त कर रहा है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? ई बिंदु पर। तो ई बिंदु पर काट रहे हैं तो वस्तु की कीमत क्या है? ओ पी निर्धारित की जाती है और वस्तु की निर्धारित जो साम्य पूर्ति मात्रा है या साम्य मात्रा है वो ओ क्यू निर्धारित की जाती है। तो ई बिंदु पर निर्धारित कीमत ही क्या है? साम्य कीमत है और वस्तु की कीमत क्या है? 20 रुपये और वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर कहाँ हैं? 15 इकाइयों पर। अतः ई क्या है? साम्य बिंदु है जिस पर मांग और पूर्ति दोनों क्या है? बराबर कहलाती है। अब ई बिंदु से ऊपर पूर्ति ज़्यादा है और ई बिंदु से नीचे मांग ज़्यादा है और ई बिंदु पर क्या है? पूर्ति और मांग दोनों बराबर है। अब इससे स्पष्ट क्या हुआ? स्पष्ट ये हुआ कि मांग की तुलना में उसकी पूर्ति क्या है? अधिक है। मांग की तुलना में क्या है? उसकी पूर्ति अधिक है तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ति का आधिक्य। और वस्तु की पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा अधिक होती है। अब मांग का आधिक्य क्या होता है? जब वस्तु की पूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक है तो उसे क्या कहेंगे? मांग का आधिक्य कहेंगे। अब आपका इस चैप्टर में एक टॉपिक और बचता है, मांग व पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव और पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव और मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन होने पर साम्य कीमत का प्रभाव। आप यहाँ तक पढ़िए, समझिए, फिर बताइए कि आपको ये समझ में आ गया। तो मैं आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी समझा दूंगा। उसके बाद हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में चलेंगे। आप सभी सुखी रहें, मंगल कामनाओं के साथ। धन्यवाद।